गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे हो सारे? सारे बहुत अच्छे हैं बच्चों। मुझे नहीं लगता आप लोग बहुत जल्दी मुझे लाइव पढ़ना चाहते हो मुझसे। आपके एफर्ट्स बहुत कम चल रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट ला, जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा था। जीरो ऑर्डर के लिए हमने जो इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ा था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि उसके लिए रेट था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर के, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, जीरो ऑर्डर था। तो आज हम जो पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखोगे? इंटीग्रेटेड रेट लो, एक्सप्रेशन लिख लो, इक्वेशन लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। इस वीक में हम खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी हमने खत्म कर लिया है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। आज ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर शायद 8 है। तो कोई बात नहीं, जो भी लेक्चर है प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले के लेक्चर देखिएगा, फिर आपका फ्लो बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है उसमें कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। तो कुछ एक बातें लिख लो, पॉइंट्स। उसके बाद जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वो बातें हमारे काम आएगी। जैसे कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या लिखो जो मैंने अभी बताया, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant। भाई रेट सारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। किस तरह से कि रेट इज इक्वल टू, अगर हटा दें तो K इंटू ए, जो कि जीरो ऑर्डर में हमारा क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के बराबर था। वहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं था। दूसरी बात क्या है, दूसरा बात लिखो, सेकंड जो पॉइंट लिखोगे इसमें लिखोगे कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम। क्या बात लिखोगे कि रेट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। क्यों? इसको आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझो कि जो ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, उस पर डिपेंड कर रहा है रेट, सीधी सी बात है। अब हमने ग्राफ्स पढ़े थे, देखो ये ग्राफ पढ़ा था, आप सभी को याद होगा कि ये कैसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ये प्रोडक्ट का था, ये रिएक्टेंट का। तो जब वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की घटेगी, तो रेट भी घटेगा। तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रख लेना ये बात, रेट ऑफ फर्स्ट order reaction will always decrease with टाइम। मेरे ख्याल में इन दोनों बातों में आप में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। डिक्रीज विद टाइम लिख लेना, बिकॉज द रेट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घटती चली जाएगी। तो लिखो भाई, ये दो बातें आप याद कर लेना, इन पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इनको यूज करेंगे। अब लिखो हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट ला है वो कैसे इसके लिए डिराइव करेंगे। देखो जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या किया था, रेट लिखा था जीरो टाइम पे, फिर टी टाइम पे कंसंट्रेशन, उसके बाद उसको रेट से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के साथ इक्वेट किया। वहां से हमने जो आई था हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकाली जीरो पुट करके सारा, और उसको इक्वेट किया। वहां से हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आ गया था, एक कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक इक्वेशन आ गई थी। तो इसी तरह से हम शुरू करेंगे। मान लो हमारा कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो ये यहाँ पे ये टाइम है t इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू टी। दो केस पढ़ना आपको, जब भी डेरिवेशन करना हो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि टाइम 0 सेकंड और टाइम t सेकंड। अब 0 सेकंड पे मान लो हमारा इसकी जो कंसंट्रेशन है 0 सेकंड, और यहाँ लिख लो t सेकंड। मान लो ये a मोल पर लीटर है, जीरो पे यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है भाई।
यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ अगर टाइम t सेकंड में इसमें से x अमाउंट घट गया, रिएक्टेंट का x अमाउंट घट गया, तो सीधी सी बात है लॉ ऑफ मास एक्शन x अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा। ये आपको जब अगर लिखना आ गया तो ये समझ लो डेरिवेशन आपका होगा। जीरो ऑर्डर के लिए भी हमने यही किया था, देखो सब कुछ सेम चलेगा, a माइनस एक्स जितना यहाँ घटा उतना वहां पे बढ़ेगा। अब लिखो यहाँ इसके लिए रेट लिखो, r लिखो, r कैसे लिखोगे, देखो यहीं से हमारा डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। r कैसे होता है, dx बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना बढ़ा कितना घटा, चेंज कितना, x का ही तो आया चेंज, x का चेंज आया, x वहां बन गया घट गया, तो लिख लो। अब देखो इसको जब हम करेंगे इक्वेट करेंगे तो दूसरा जो हमारे पास आएगा भाई, दूसरा रेट लिखेंगे दोबारा से r, तो वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी टाइम के लिए रिएक्टेंट ये है। तो ये एक केस ये आ गया हमारे पास, एक केस ये आ गया हमारे पास, इसको इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा r इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये डिफरेंशियल रेट रहा था चेंज निकालने के लिए, एक तो ये लिखेंगे दोनों केस में, एक फिर जो टी टाइम पे लिखेंगे हम, टी टाइम पे लिखेंगे उसके लिए लिखेंगे टी टाइम पे कंसंट्रेशन ये है, इसको हमने लिख दिया, ये हटाया हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के आ गया के ए माइनस एक्स। अब ये दोनों रेट आ गए ना, अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू आर नहीं के ए माइनस एक्स। तो जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे, मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, ऑन इक्वेटिंग देखो ये डेरिवेशन इसी तरह से कर लेना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या आएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस है, भाई ये के छोटा के होता है, आप अपना लिखते टाइम ध्यान रख लेना, के ए माइनस एक्स। अब देखो x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ, x वाली को, अब यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x वाली टर्म्स को एक साथ ले जाओ, dx बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इस t के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दो dt के साथ, तो ये आ गया हमारा k dt, ये हमारा इक्वेशन आ गई। वहां क्या आया था, x dt आ गया था, वहां t इधर ले आए थे हम dt dx बाय, तो वहां से क्योंकि कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं था इसलिए हम वहां पे इक्वेट ऐसे करके i की वैल्यू निकाल लेते। ये सेम चीज वहां पे की थी हमने। अब देखो चेंज कहाँ आएगा, dx बाय ए माइनस एक्स, यहाँ पे x था तो dx बाय x का हमारा कांस्टेंट आ गया था, डिफरेंशिएशन कर लिया था हमने। यहाँ दिक्कत आएगी dx बाय ए माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करने में। अब इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि ये डी है, स्मॉल चेंज के लिए dx डिफरेंशियल फॉर्म में है, डिफरेंशियल फॉर्म को जब इंटीग्रेशन कर देते तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो, एक इक्वेशन मिल जाती है हमारे पास कुछ कांस्टेंट के साथ। तो जब ऑन इंटीग्रेटिंग क्या लिखोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या होगा, देखो ऑन इंटीग्रेटिंग, मान लो ये इक्वेशन 3 है, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, भाई dx बाय ए माइनस एक्स, आप जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ोगे तो आप देखोगे इस टाइप अगर कोई हमारे पास रिलेशन है कि नीचे कोई कांस्टेंट है और ऊपर उसी का मान लो dx, मतलब इस फॉर्म का अगर कुछ है dx बाय ए माइनस एक्स, अगर इसका हमने मतलब x का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे इसके साथ, a का नहीं है, a का कोई रोल नहीं है, तो इस केस में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास सीधा सा आंसर आता है माइनस एल एन। चलो एक बार इंटीग्रेशन की आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो इसकी देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऐसे लिमिट्स लगाते हैं जीरो से लेके, जब इंटीग्रेशन आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, जीरो से लेके कहां तक लिमिट लगाओगे, x तक, जीरो से लेके x तक की जब आप लिमिट लगाओगे लिखोगे dx बाय ए माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग लिख के ये स्टेप करना है। यहाँ जीरो से x ये होती है लिमिट, कि जीरो से शुरू करके x तक जाएंगे, जीरो से शुरू करके x तक गए, ये सारी पूरे को मतलब कंट्रोल कर लिया इसने, कंप्लीट रिएक्शन को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया। और इधर क्या करोगे, कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम जीरो से लेके टी डी टी, ये हमारा इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ हमने लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 और ये इंटीग्रेशन का ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो जब इनके रिजल्ट आएंगे, इस टाइप का रिलेशन आपको कहीं भी दिखे तो उसका आंसर आएगा हमारे पास हमेशा माइनस एल एन, क्या आएगा, माइनस एल एन ए और माइनस एक्स, मतलब माइनस एल एन लगा के इसको ऊपर ले जाना हमने, ये हमेशा इसका आंसर आएगा इस टाइप के रिलेशन का इंटीग्रेशन करने पे। और इधर के तो है कांस्टेंट और dt का करेंगे तो आ जाएगा t इज इक्वल टू के
टी, और प्लस में आएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। भाई ये हमारा ऑन इंटीग्रेटिंग ये इक्वेशन आ गई माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी प्लस आई। आपको मेरे ख्याल में यहां तक समझ में आ गया होगा। अब वही स्टेप, आई की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। तो जब टी जीरो था, एक्स भी जीरो था, तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जब यहाँ पे टी जीरो कर दोगे तो ये पूरी जीरो हो गई आई की वैल्यू, और यहाँ पे एक्स भी जीरो था, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, आई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आई की वैल्यू देखो बताओ, माइनस एल एन ए, माइनस एल एन ए। तो जब इस इक्वेशन में हमने टाइम टी के लिए जीरो पुट किया तो आई की वैल्यू आ गई है। कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट इंटीग्रेशन सेम होती है, तो आई की वैल्यू हमने जीरो पुट करके निकाल ली कि शुरू में इतनी होगी बाद में भी इतनी, तो आई की वैल्यू होगी माइनस एल एन ए। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 4 आई थी, क्या आई थी हमारी, एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दो, रब करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था आपका पूरा डेरिवेशन इसी बोर्ड पे आ जाए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब वैल्यू पुट करो, क्या करोगे, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू के टी प्लस, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एल एन ए, क्योंकि वैल्यू माइनस में है तो ये हमारी आ गई एल एन के टर्म में पूरी वैल्यू। चलो भाई कर लोगे यहाँ तक, एक बार देखो रिवाइज करो यहाँ तक कि आई की वैल्यू हमने पुट की माइनस एल एन ए माइनस एक्स के टी माइनस एल एन ए। अब देखो एल एन वाली टर्म को इधर ले आओ, दोनों एल एन वाली है, के टी बच गया, के टी इज इक्वल टू, के टी यहीं रखा, मान लो आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये माइनस का किस में आ जाएगा, प्लस एल एन ए इज इक्वल टू के टी। क्या किया हमने कि एल एन वाली टर्म्स को एक साइड ले लिया और के टी को एक साइड कर दिया। अब देखो इनमें कॉमन ले लोगे, कॉमन कैसे लोगे कि एल एन ए और एल एन ए माइनस एक्स, मान लो टी को भी इधर से हटा दो, टी को भी हटा दो, तो के की वैल्यू निकालनी है, एल एन ए। तो जब इनको हम सही से रीअरेंज करेंगे, क्या लिखना आपको, रीअरेंजिंग ऑल टर्म्स, तो हमारे पास जो एक्चुअल में एक डेरिवेशन आएगा, जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी के इज इक्वल टू 1/t, टी इधर आ गया, के निकालना तो 1/t, टी दूसरी साइड चला गया, ठीक है। उसके बाद देखो एल एन वाले टर्म्स का क्या होगा, एल एन वाले टर्म्स को हम करेंगे एल एन ए बाय ए माइनस एक्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि के इज इक्वल टू 1/t एल एन ए बाय ए माइनस एक्स। ये एल एन ए और ये a माइनस एक्स कर दिया, मतलब डिवाइड में गई, माइनस में था ना तो नीचे ले गए एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। भाई ये मैथमेटिकल स्टेप है, देखो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, माइनस एल एन ए माइनस एक्स और प्लस एल एन ए है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस है, माइनस को अगर नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो हमने क्या किया, एल एन कॉमन आ गया ए और ए माइनस एक्स, ये तो किया है एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। तो अगर आपको मैथ में जब आप ये सब पढ़ोगे आपको आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो एक दो स्टेप आप याद कर लेना, लर्न कर लेना। यहां तक हो गया सभी को। अब देखो जब मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया था तब आपको लग रहा होगा सर क्यों लॉगरिथम पढ़ा रहे हैं, तो देखो ये थोड़ा सा यूज हो गया लॉगरिथम का। एल एन को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2.303 डिवाइडेड बाई टी, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में क्या हो जाएगा, एल एन चेंज हो जाएगा लॉग में, लॉग ऑफ, और सब कुछ रहेगा सेम, ए बाय ए माइनस एक्स। अब जिन बच्चों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये भूत होगा कि एल एन से लॉग कैसे बन गया, आपको पता है। तो ये हमारा फाइनल एक रिलेशन आ गया जो हमें क्या देगा, के की वैल्यू देगा और कंसंट्रेशन भी वहां पे होगी, किसी भी टाइम पे हम निकाल सकते हैं। अब मान लो ए बाई ए नॉट एक्स है, अब मान लो हमने जो लिया था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब मान लो ये था हमारे कंसंट्रेशन इनिशियल ए नॉट और यहाँ थे कंसंट्रेशन ए। अगर इस टर्म में आप लिखना चाहो तो क्या है, ये ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, भाई ये इतना था बाद में इतना हो गया। तो अगर इसको उस टर्म में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय ए, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहां से यूनिट निकालेंगे,
यूनिट का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही रखा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। तो यहाँ पे आप देखो, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, यूनिट निकालोगे तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल, ये कांस्टेंट, ये कोई यूनिट नहीं, टी है, तो यूनिट क्या आएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें आप 1 वैल्यू पुट कर दो, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 1 0, तो कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म, बच गया क्या, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स, ये आपको याद करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यही हमारा डेरिवेशन है, हो गया कंप्लीट, यूनिट हमने निकाल ली। अब हमने पढ़ना है कि कुछ एक और जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। देखो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन हम जितने पढ़ते हैं, तो आईआईटी जेईई और नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई आपको रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे दी जाएगी जहां आपको हैवी न्यूक्लियर, यूरेनियम वगैरह, थोरियम, इन सब का डिग्रेड होता हुआ दिखेगा, और पूछेंगे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको पता है वो ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन याद रखना जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और उन सब की हाफ लाइफ और उनका जो कैलकुलेशन है वो हम इस फॉर्मूला से करते हैं। कर लोगे? चलो अब देखो, इसी में अब हम निकालेंगे, तो क्या था फुल लाइफ, ये तो क्या था के जब टी पूरा हो। अब टी हाफ के लिए निकालना, हमने टी हाफ के लिए के निकालना है, हाफ लाइफ होती है कि आधा टाइम, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी हो। तो हाफ के लिए क्या करोगे, जब टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा, तो जो हमारा ए था वो क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। ए था वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए बाई टू। तो कर दो भाई, क्या करोगे, मतलब ए नहीं, एक्स, ए नहीं लेंगे हम, एक्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यहाँ ए था, और देखो कंफ्यूज मत होना, हाँ मैंने ये बोल दिया, यहाँ ए माइनस एक्स और एक्स जीरो। जब टी पूरा था, जब एक्स बन रहा था, जब टी आधा होगा तो क्या बनेगा, एक्स बाई टू बनेगा। तो लिखो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या लिखोगे, के इज इक्वल टू 1 बाई टी लॉग ऑफ वाली इसमें कर लो, ए बाई ए माइनस ए बाई टू। इसको जब हम सोल्व करेंगे, अगर आप सोल्व करना चाहो तो, अगर सोल्व करना चाहो तो मैं आपको सोल्व करके दिखा दूँ, अगर रिजल्ट चाहो तो आपको मैं पूरा रिजल्ट दे दूँ। तो सोल्व करेंगे तो इसको देखो, ये करो टी हाफ, ए माइनस ए बाई टू करो, टू आ गया एलसीएम, टू ए और माइनस ए, टू ए माइनस ए, तो ये कितना बच जाएगा, ए बाई टू। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए बाई टू, ए से ए गया, टू ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा log 2। इसको सोल्व करेंगे तो टी हाफ log 2 ये आ जाएगा, और log 2 की जब वैल्यू करेंगे के इज इक्वल टू 1 बाई टी भाई 2.303 भी तो है यहाँ पे, 2.303, हाँ log 2, और नीचे टी हाफ, यहाँ से निकाल लो आप टी हाफ निकालना है हमें, टी हाफ निकाल लो, 2.303 डिवाइडेड बाई के, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई, 0.14, जो भी होती है आप देख लेना। तो जब उसको सोल्व कर देंगे, यहाँ पे log 2 की वैल्यू लिख के जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.693 बाय के। तो इस तरह की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए टी हाफ हमारा आएगा 0.693 बाय के, और न्यूमेरिकल आपका इंतजार कर रहा है बोर्ड के पेपर में इस इक्वेशन पे, चाहे फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आप जब 8th 9th नीट आएगी, न्यूक्लियर की, वहां पे भी आपको हाफ लाइफ रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, और ये यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप याद कर लोगे, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाय के होता है, कर लोगे। और टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट्स निकाल लोगे तो सेकंड हो जाएगी, के की यूनिट सेकंड इनवर्स हो गई। जितनी भी रेडियो एक्टिव हमारे रिएक्शंस हो गए वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अगर कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का डायरेक्टली रिलेशन है, जो कि जीरो ऑर्डर में नहीं था। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी चिट्ठा था हमने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप आज की इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर की इसकी यूज करके कितने भी भारी क्वेश्चन आईआईटी नीट के कहीं से भी कर लेना। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ्स देख लो अब एक बार, कि अगर ग्राफ बनाए हमारा जो रिलेशन आया था वो क्या आया था, क्या लिखोगे भाई, ये याद होने चाहिए आपको। जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारा के की वैल्यू थी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू थी वो आपको याद होनी चाहिए। के कितना आया था हमारा 2.303 डिवाइडेड बाय टी log ऑफ
मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट आ गया था। और टी हाफ का क्या आया था 0.693 बाय के, और वहां पे क्या आया था टी हाफ का 0, चलो बाद में करेंगे। तो जब हम इनके लिए ग्राफ देखेंगे यूनिट्स क्या लाएंगे, मतलब इनको एक कंसाइज एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यूनिट्स के, रेट और क्या लिखोगे टी हाफ, ये तीन चीजें आप एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेना। अब देखो ग्राफ देखेंगे, मान लो एक फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ पढ़ने हमने, एक तो पढ़ेंगे लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ये तो इधर आ जाएगा हमारे एक्स एक्सिस पे, वर्सेस इधर क्या आएगा टाइम। जब ये ग्राफ पढ़ेंगे तो देखो ये जो है इस टी को इधर ले आएंगे हम, और ये आ गया के। अब ये टर्म है जो लॉग वाली, ये कांस्टेंट है, ये किसके, ये इस टर्म के, ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो मान लो ये इक्वल का साइन हटा दिया, इसको हटा दिया हमने, तो ये आएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। तो क्या आएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राफ, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से शुरू होके। अगर स्लोप निकाले इसका स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, देखो भाई ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। स्लोप होगा इसका के बाय जो हमारा कांस्टेंट है के बाय 2.303, ये होगा हमारा स्लोप ऑफ द log a नॉट बाय a वर्सेस टाइम रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो एक केवल हमने ग्राफ बनाए log a का, याद रखने आपको सारे ग्राफ, सीबीएसई में भी एमसीक्यू में आजकल आने लगे, पहले सारे ग्राफिकल क्वेश्चन थे वो कंपटीशन में आते थे, पहले सीबीएसई नहीं देता था, अब सीबीएसई एमसीक्यू डालने लग गया, इसलिए कई बार 4 ग्राफ दे देगा, बताओ करेक्ट वन कौन सा है। तो 3 ग्राफ मैंने पहले कराए हैं, 2 करा रहा हूँ, 2-3 ग्राफ और आएंगे इस यूनिट में, 8-10 ग्राफ करेंगे, वो सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक करेंगे लॉग ए और टाइम का, कि टाइम के साथ जो हमारी कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, लॉग ए क्या है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो वो भी धीरे धीरे घटेगी, है ना। और स्लोप क्या आ जाएगा माइनस के बाय 2.303। भाई ये घट क्यों रही है, क्योंकि रिएक्टेंट की भी घट रही है, सीधे रेट घटेगा वो सब कुछ घटता ही चला जाएगा। एक बार बननी शुरू हो गई, मान लो 10 लिया, 10 में से 4 कंज्यूम हुए, 6 कंज्यूम हुए, 3 कंज्यूम हुए, लास्ट में बन गया प्रोडक्ट। तो इसका जो लॉग ए और टाइम का जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। कर लोगे भी सारे। तो आज की जो हमारा यूनिट थी, आज का जो हमारा टॉपिक था इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके हमने 2 ग्राफ पढ़े, 2 रिलेशन पढ़े और ये सब पढ़ लिया हमने। एक अगर आप चाहो तो इसका एक एग्जांपल लिख लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर डेरिवेशन आ जाए, तो और आप साथ में अगर एग्जांपल लिख दोगे तो ये लगा लो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपका नंबर कहीं भी कटने की संभावना खत्म हो जाएगी। एग्जांपल लिख लो एक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी ने पढ़ा होगा, H2O2 11th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है, जब ये टूटता है ट्वाइस H2O प्लस O2 में, ट्वाइस H2O और O2 में टूटता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। वो रेट हमारा केवल H2O2 के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है। कर लोगे और करोगे और कर लो ट्वाइस N2O5, जो ट्वाइस N2O5 ये ब्रेक डाउन होगा, तो किस किस में ब्रेक डाउन होगा, ये होगा 4NO2 और O2 में, 4NO2 और O2 में। इसलिए भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल लिख लेना। टी हाफ हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन हो गया, सारी चीजें आज हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। देखो मैथमेटिकल पार्ट है, उसको एक बार में समझ नहीं आया, आप ये सारे नोट्स एक तो फेयर नोटबुक में बनाओ पहले, उसके बाद फेयर से रफ में, सफ में जो नहीं पहले बनाओ रफ नोटबुक में, फिर उसको फेयर में करो। फिर भी समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, नहीं आए तो फिर मैं तो हूँ ही, और कोई नया मेथड देंगे। आपको कहीं भी कोई समझ में नहीं आ रहा, टीचर्स के पास बहुत सारी टेक्निक होती है पढ़ाने की, वो अपनी तरफ से बेस्ट देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मेरी तरफ से बेस्ट तरीका हो पढ़ाने का, बेस्ट मेथड हो, वो आपको भी बेस्ट लगे। तो आप मुझे एटलीस्ट फीडबैक देते रहेंगे, सर आप अभी थोड़ा सा लाइन से इधर जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको दूसरी लाइन पे ले चलूंगा। हमारे पास इस डेरिवेशन कराने के 10 तरीके हैं अलग अलग, मैंने वो कराया जो मुझे लगता है कि सबसे आसान ये है। तो अगर आपको ये आसान नहीं लग रहा, जरूरी नहीं मेरे लिए जो चीज आसान हो आपके लिए भी आसान हो, या आपके लिए वो आसान हो मेरे लिए भी आसान हो,
तो हम फीडबैक जब तक आप नहीं दोगे तब तक हम चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। फिर आप पे मुझे अपना चीज़ें थोपनी पड़ेगी कि आपको यही पढ़ना है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं बच्चों के साथ बहुत ही एक ऐसा माहौल बना के पढ़ाना चाहता हूँ कि वो कहीं से भी हेजिटेशन फ़ील ना करे, कहीं भी कोई भी डाउट पूछने से बिल्कुल हेजिटेट ना करे। तो बच्चों, वही है रिक्वेस्ट, 1000 सब्सक्राइबर, मिशन 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। आप मेहनत करें, हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।